जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर को। तो बेटा सेमीकंडक्टर में आज के इस लेक्चर में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। इससे आपके बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, और साथ ही साथ नीट और जेडब्ल्यू मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर में बेटा हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है पीएन संधि, या जिसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन। इससे बिल्कुल बेटा प्रश्न हर एक परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। और साथ में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हर एक चीज को नोट करें। बहुत सारी हम परिभाषाएं सीखेंगे यहां पर, उनको बढ़िया से नोट करते चले जाएं। तो यहां पर बेटा हम बात कर रहे हैं पीएन संधि या पीएन जंक्शन की। संधि या जंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? संधि का मतलब होता है कि जहां पर दो लोग मिलते हैं उसे ही हम संधि कहते हैं या जंक्शन कहते हैं, यानी कि दो लोगों का जहां मिलन होता है उसे हम कहते हैं संधि। तो पीएन संधि यानी कि बेटा जहां पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक आपस में मिलते हैं उसे हम बोलेंगे पीएन संधि। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनता है, ध्यान से समझे बेटा। मान करके चलिए मेरे पास यहां पर कोई एक शुद्ध अर्धचालक यानी कि निज अर्धचालक है। शुद्ध अर्धचालक भी बोल सकते हैं, निज या बेटा आंतर अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम है, ठीक है। ये रहा आपका क्या? निज अर्धचालक। निज अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम। अब इसके आधे हिस्से में मैंने क्या किया बेटा? आधे हिस्से में पी प्रकार की अशुद्धि मिलाई, यानी कि पी प्रकार का अपमिश्रण किया यहां पर, और बाकी के आधे हिस्से में एन प्रकार का अपमिश्रण हम कर रहे हैं, ठीक है। आधे हिस्से में करेंगे पी प्रकार का, देखते हैं बेटा। इस हिस्से में मान लो मैंने किया पी प्रकार का अपमिश्रण, पी प्रकार का अपमिश्रण, और बच्चों बाकी के आधे हिस्से में हमने किया क्या? एन प्रकार का अपमिश्रण, एन प्रकार का अपमिश्रण। तो देखते हैं इसमें हम कि जो पी प्रकार का अपमिश्रण है इसमें बेटा बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं आपके होल, और जबकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं अपने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। यहां पर अगर मुझसे कोई पूछे कि बहुसंख्यक आवेश वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं बेटा? बहुसंख्यक आवेश वाहक का मतलब है कि होल या इलेक्ट्रॉन जो अधिक संख्या में है। तो पी प्रकार में होते हैं कौन बेटा? पी प्रकार में होते हैं आपके होल, और जबकि एन प्रकार में होते हैं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, या बेटा केवल आप इन्हें इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक। जबकि बच्चों अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं, आवेश वाहक यहां पर होते हैं पी प्रकार में कौन? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, या बेटा मैं केवल अब इलेक्ट्रॉन बोल दे रहा हूं। और जबकि एन प्रकार में होते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल। कहने का मतलब क्या है कि जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनमें बेटा होलों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, किससे? इलेक्ट्रॉन से, या होल घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व से। और जबकि एन प्रकार में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है किससे बेटा? होल घनत्व से। तो इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि पी प्रकार में, देखो हमने पहले एक निज अर्धचालक लिए, उसमें बेटा पी प्रकार का अपमिश्रण, मतलब हमने चतुर्थ संयोजी में सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अशुद्धि, जैसे बेटा एल्यूमिनियम या इंडियम हमने मिला दिए, तो पी प्रकार का अर्धचालक बन गया। बाकी के आधे हिस्से में बेटा हमने क्या मिला है? एन प्रकार की अशुद्धि, यानी कि पंच संयोजी अशुद्धि, जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक। तो यहां बन गया एन प्रकार का अर्धचालक। तो जब पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक आपस में बेटा मिलेंगे एक दूसरे से, जहां इनका मिलन होगा उसे ही हम बोलेंगे पीएन संधि। अगर हम देखें इस पी प्रकार के अर्धचालक में हमने बोला होल अधिक संख्या में होते हैं, जैसे बेटा पी प्रकार का अर्धचालक है तो यहां पर होल बहुत अधिक संख्या में होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। ये सब बातें हमने
इसके पहले वाले लेक्चर में भी कर रखे हैं बेटा। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उसे देखिए, फिर हम यहां आप देखेंगे चीजों को तो ज्यादा आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। और जबकि दूसरे तरफ जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है बेटा, वो कौन है? आपके इलेक्ट्रॉन। यानी कि एन प्रकार जहां है, एन प्रकार का अर्धचालक जहां है, वहां पर बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अल्पसंख्यक, देखो यहां होल तो बहुत ज्यादा संख्या में है, लेकिन बेटा इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। मतलब बहुत कम संख्या में इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन है, जिन्हें हम बोल रहे हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक। इसी तरह से यहां पर इक्का दुक्का होल भी पाए जाते हैं, यानी कि बहुत कम संख्या में होल पाए जाते हैं, जो इसके क्या है? अल्पसंख्यक आवेश वाहक। कुल मिलाके पी प्रकार में होल होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक, और बेटा एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक। जबकि पी प्रकार में इलेक्ट्रॉन होते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक, और बच्चों एन प्रकार में होल होते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा जब ये पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक का मिलन होता है, तो इसे ही हम कहते हैं पीएन संधि। यहां जहां पर बच्चों इसका मिलन हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? पीएन संधि, या बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं इसे हम पीएन जंक्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पीएन संधि या पीएन जंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं। अब बेटा इसमें परिभाषा वगैरह भी हम आगे चल के देख लेंगे, लेकिन बातों को पहले थोड़ा सा डिटेल में समझ लें। इसमें दो बातें होती हैं, दो चीजें हमें समझना है। पहला हमें समझना होगा क्या? विसरण। तो पहले तो बेटा हम देखेंगे विसरण क्या होता है, फिर उसके बाद हम दूसरी प्रक्रिया देखेंगे जिसे हम कहते हैं अनुगमन। अनुगमन, या बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से इसे अपवाह भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं हम क्या? ड्रिफ्ट, ठीक है। तो हम देखेंगे विसरण क्या होता है और अनुगमन क्या होता है, और इनसे संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं आएंगी, उनको समझेंगे। तो सबसे पहले बेटा बात कर रहे हैं विसरण की। तो देखिए होते तो यहां होल भी है ज्यादा संख्या में और इलेक्ट्रॉन भी है बहुत कम संख्या में, लेकिन हम यहां पर आधी जब बात करेंगे विसरण की, तो वहां पर केवल हमें बहुसंख्यक आवेश वाहक की आवश्यकता होगी। और जबकि बेटा जब हम अनुगमन में बात करेंगे तो वहां पर हमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक की आवश्यकता होगी। तो फिलहाल यहां से मैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक हटा दे रहा हूं, केवल बेटा बहुसंख्यक आवेश वाहक की फिलहाल मुझे जरूरत है। तो ये जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है, इनमें क्या होता है वो समझते हैं। तो बेटा विसरण का मतलब होता है फैलना। जैसे मान लो आपने कोई सेंट लगाया, अब ये सेंट क्या होगा? धीरे धीरे बेटा पूरे कमरे में फैलेगा। जहां इसकी मात्रा ज्यादा है वहां से धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगा। यानी कि किसी भी चीज का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहना, किसी भी चीज का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है बच्चों? विसरण। जैसे आप घर में अगरबत्ती लगाते होगे, तो अगरबत्ती का जो धुआं है वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगा। यानी कि धुआं अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे पूरे में फैल जा रहा है। इसी चीज को हम बोलते हैं विसरण। तो यहां पर बेटा ये जो होल और इलेक्ट्रॉन है, इनका भी विसरण होता है। कहने का मतलब है कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन उठेगा बेटा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठा और वो आ गया कहां पर बेटा? इसके होल की जगह में। इसके होल की जगह में कौन आ गया बच्चों? उस साइड से इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जैसे ही वहां से एक इलेक्ट्रॉन आया तो होल इधर चला जाएगा बच्चों। एक्चुअल में ना होल नहीं जाता है बेटा, होल नहीं जाता, जाता तो इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन अगर यहां आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन की जो खाली जगह रहेगी वही होल बन जाएगा। तो होता क्या है, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है बेटा? तो बड़े आराम से बोल सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन का विसरण हो रहा है एन से पी की तरफ। कहां हो रहा है बच्चों? एन प्रकार से पी प्रकार की ओर, या एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर। वहीं होल कहां से कहां जा रहा है? तो होल का विसरण होता है बेटा पी प्रकार से एन की ओर। तो इस तरह से कुछ संख्या में, कुछ संख्या में क्यों बोल रहा हूं बेटा मैं? ऐसा नहीं होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन उस तरफ चल जाए और सारे होल इधर आ जाए, नहीं नहीं। कुछ संख्या में बहुसंख्यक आवेश वाहकों का एन से पी की ओर तथा पी से एन की ओर, फिर से सुनेंगे बेटा, कुछ संख्या में बहुसंख्यक आवेश वाहकों का एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर तथा पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर आना जाना
क्या कहलाता है बच्चों? विसरण कहलाता है, फैल जाते हैं पूरे में ये, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे बेटा क्या? विसरण। और जब विसरण हुआ तो क्या हुआ, चलिए देखते हैं बेटा। जब विसरण हुआ तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आया तो इस इलेक्ट्रॉन के इधर आने पर एक विद्युत धारा इस तरफ चली गई बेटा। फिर से सुनेंगे, इलेक्ट्रॉन जब एन से पी की ओर आया तो इस इलेक्ट्रॉन के एन से पी की ओर आने पर पी से एन की ओर एक धारा चली गई। क्यों सर? क्योंकि बेटा हम जानते हैं धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में आ रहा है उसके विपरीत धारा जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के एन से पी की ओर आने पर पी से एन की ओर एक धारा उत्पन्न हुई। इसी तरह से बच्चों होल के पी से एन की ओर जाने पर पी से एन की ओर एक धारा उत्पन्न हुई। क्यों सर? अब विपरीत दिशा नहीं बोले? हाँ बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाता है धारा उसके विपरीत जाती है, जबकि बेटा एक धन आवेश जिस दिशा में जाता है धारा उसकी दिशा में जाती है। फिर से सुनेंगे, विद्युत धारा की दिशा सदैव, विद्युत धारा की दिशा सदैव ऋण आवेश के विपरीत, ऋण आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत तथा धन आवेश की प्रवाह की दिशा के अनुदिश होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ आया उसके विपरीत एक धारा आई और होल जिस तरफ गया उसी दिशा में एक धारा आई। और इस इलेक्ट्रॉन और होलों के आने जाने से, यानी कि बेटा इलेक्ट्रॉन और होल के विसरण से एक धारा उत्पन्न हो गई। क्यों हो गई सर? तो देख बेटा, अपन ने विद्युत धारा की परिभाषा क्या बोले? आवेश प्रवाह की दर। मतलब विद्युत धारा क्या है? आवेश का बहना, आवेश का प्रवाह होना। तो यहां आवेश ही तो आ जा रहा है, यहां ऋण आवेश आ रहा है, धन आवेश जा रहा है, तो इससे जो धारा उत्पन्न हुई बेटा उसे हम कहते हैं विसरण धारा। ये विसरण धारा कहां से कहां गई सर? तो बेटा पी प्रकार से एन प्रकार की तरफ गई। पी प्रकार से एन प्रकार की तरफ एक धारा गई बच्चों, जिसे हम कहते हैं विसरण धारा। हम बड़े आराम से कह सकते हैं पी से एन की ओर जो धारा जाती है बेटा उसे ही नाम दे देते हैं हम क्या? विसरण धारा। ठीक है ना? और ये विसरण धारा क्यों आई, किसके कारण आई? तो हम बोलेंगे सर अल्पसंख्यक आवेशों के विसरण के कारण, इसलिए इसका नाम है विसरण धारा। फिर से, अल्प नहीं बेटा, बहुसंख्यक, सॉरी, बहुसंख्यक आवेशों के विसरण के कारण ये धारा आई, इसीलिए इसे हम बोल रहे हैं विसरण धारा। तो यहां अल्पसंख्यक आवेशों का कोई काम नहीं, विसरण धारा में केवल किसका काम है बच्चों? बहुसंख्यक आवेश वाहकों का। ये बात ध्यान रखें, आगे चल के फिर से ये काम पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जो अभी मैंने समझाया हम सारी परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा यहां पर हम बात करेंगे पी एन संधि की। तो क्या होती है पी एन संधि? जब पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को आपस में आंतरिक रूप से मिलाया जाता है। हाँ बेटा, ये भी ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं कि एक पी प्रकार का लिए एक एन प्रकार का लिए ऐसे चिपका दिए, इससे संधि नहीं बनेगी। इसके लिए हमें क्या करना है? या तो एक क्या ले हम? शुद्ध अर्धचालक, यानी कि निज या आंतर अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसके आधे हिस्से में एन प्रकार की अशुद्धि मिलाएं और बाकी के आधे हिस्से में पी प्रकार की अशुद्धि मिलाएं, और जहां पर ये एन और पी प्रकार के अर्धचालक एक दूसरे से मिलेंगे वहां पर बनेगी पीएन संधि। इसका एक और तरीका है, आप एक एन प्रकार का अर्धचालक लो और उसमें पी प्रकार की अशुद्धि यानी त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दो, एल्यूमिनियम या इंडियम की, तो और मिलाकर के गर्म कर दो। ऐसे नहीं बेटा केवल एक दूसरे से ऐसे ही चिपका दिया अपन ने, ये आंतरिक रूप से मिलना चाहिए, मिक्स होना चाहिए एक दूसरे से, तभी संधि बनेगी। ठीक है ना? तो ऐसे चलिए, तो जब पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को आपस में आंतरिक रूप से मिलाया जाता है तो जिस स्थान पर ये दोनों अर्धचालक जुड़ते हैं उसे पीएन संधि कहते हैं। परिभाषा नंबर 1। अब बेटा परिभाषा नंबर 2 है विसरण। विसरण क्या होगा बच्चों? ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण पीएन संधि में बहुसंख्यक आवेश वाहकों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, मतलब बेटा जहां इलेक्ट्रॉन अधिक है वो कम की तरफ जाएंगे और जहां होल अधिक है वो भी कम की तरफ जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन से पी और होल जाएंगे पी से एन। ठीक है, इसी को बोलेंगे विसरण। फिर विसरण धारा क्या होगी बेटा? पीएन संधि में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण के कारण, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण के कारण पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विसरण धारा की दिशा बेटा हमेशा कहां से होगी? पी से एन की ओर। तो पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर प्रवाहित विद्युत धारा विसरण धारा कहलाती है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें हम करते हैं। अब अगली चीज जो हमें सीखनी है बेटा वो है क्या? अवक्षय
परत, या इसे ही कहते हैं हम अवक्षय क्षेत्र, या बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो इसे बोलते हैं हम ह्रास क्षेत्र। अब ये अवक्षय परत, अवक्षय क्षेत्र या ह्रास क्षेत्र क्या होता है, चलिए समझते हैं। अभी अभी हमने देखा कि जब हमें पीएन संधि बनानी होगी तो हम क्या करेंगे बेटा, एक शुद्ध अर्धचालक लेंगे और उसके आधे हिस्से में क्या मिलाएंगे बेटा, पी प्रकार की अशुद्धि, यानी कि पी प्रकार का अर्धचालक यहां पर हम बनाएंगे। और जब पी प्रकार का है तो ये भी मैंने आपको बताया कि यहां होलों की संख्या बहुत अधिक होगी, यानी कि बेटा इसमें होल बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे। तो ये हमने मिलाया बेटा क्या, पी प्रकार की अशुद्धि। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जबकि बाकी के आधे हिस्से में बेटा हमने मिलाए एन प्रकार की अशुद्धि, मतलब कि यहां पर हमने डाल दिए क्या, इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में। ठीक है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, बहुसंख्यक आवेश वाहक। क्या होते हैं बेटा, बहुसंख्यक आवेश वाहक। ये हो गई एन प्रकार का अर्धचालक, ये पी प्रकार का है, ये एन प्रकार का है। अब इसमें हमने अब भी बोला बेटा विसरण होगा। विसरण मतलब इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाएंगे और होल पी से एन की तरफ जाएंगे। तो पहले तो हम ये यहां पर लिख दें, ये कौन सा है बेटा, ये है पी अर्धचालक या पी प्रकार की अपमिश्रण हमने किया है ना, तो उससे यहां क्या बना बच्चों, पी अर्धचालक। और जबकि यहां पर बना है बेटा एन अर्धचालक, एन अर्धचालक बन गया। ठीक है, और अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमने बोला कि इसमें होगा सर विसरण। विसरण मतलब एक इलेक्ट्रॉन, कौन बेटा, एक इलेक्ट्रॉन उठ के अपनी जगह से इस तरफ आएगा। जब बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के इस होल की जगह में आएगा, ध्यान से समझिए क्या होगा। ये बताइए, यहां पर आपने एन अर्धचालक बनाने के लिए, एन अर्धचालक बनाने के लिए क्या मिलाए थे बेटा, पंच संयोजी अशुद्धि, फास्फोरस या आर्सेनिक मिलाए थे ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जब गया तो इलेक्ट्रॉन के जाने से बेटा जो फास्फोरस या आर्सेनिक की अशुद्धि थी, परमाणु था, लेकिन उसने जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो धन आयन बन गया बच्चों। क्या बन गया बेटा, धन आयन, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के जाने से एक धन आयन बना। फास्फोरस या आर्सेनिक का क्या बना बेटा, धन आयन। और जब एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया तो यहां पर जो धन आयन बना, वो धन आयन अपनी ही जगह में रहेगा, वो बेटा कहीं जाएगा नहीं, वो चल नहीं पाएगा, उसको हम बोलेंगे निश्चल आयन। क्यों नहीं चलेगा सर, क्योंकि बेटा वो जो धन आयन बनेगा वो आसपास बहुत सारे परमाणुओं से घिरा है। भाई ये तो एक क्रिस्टल है, आसपास बहुत सारे परमाणु है, तो यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो बेटा वो एक धनायन बनाएगा और वह धनायन निश्चल होगा, यानी कि अपनी जगह में बेटा स्थिर होगा। तो हम देखते हैं क्या बोला हमने, एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया, मान लो बेटा ये उठ के चला गया, तो इसके जाने से हुआ क्या बच्चों, तो ये बात हम जानते हैं, इसके जाने से बेटा यहां पर एक धन आयन बना, और ये धन आयन निश्चल है, यानी कि बेटा चलने वाला नहीं है, निश्चल है, अपनी जगह में स्थायी है। फिर ऐसे ही मान लो एक और इलेक्ट्रॉन गया, तो जब एक और इलेक्ट्रॉन गया तो एक और धन आयन बना सर। ऐसे एक एक करके जितने भी इलेक्ट्रॉन गए तो उनने अपने पीछे एक धन आयन बना करके छोड़ दिए, और ये धन आयन की एक निश्चल परत बन गई। समझ में आया बेटा, एक एक करके जितने भी इलेक्ट्रॉन गए, इन्होंने क्या किया बच्चों, एक एक धन आयन बनाया, और ये धन आयन निश्चल था, अपनी जगह से कहीं जा नहीं सकता था, अपनी जगह में बच्चों ये कैसा था, स्थिर था। और स्थिर होने के कारण हम बोलेंगे कि ये धन आयन निश्चल है, और इस तरह से धन आयन की एक निश्चल परत बन गई बेटा। अब जब वहां से इलेक्ट्रॉन आए तो इस होल में क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉन आ गया सर। तो यहां पर हो गया बेटा क्या, इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एक और इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन वहां से आए वो यहां के होल को खा गए और यहां पर आकर के बैठ गए। ठीक है बेटा, यहां पर आकर के बैठ गए। अब हुआ क्या, तो सर ऐसे में यहां से होल वहां गया, एक्चुअल में होल गया नहीं, लेकिन अपन मान ले रहे, तो मान लेते हैं कि बेटा यहां से होल वहां गया। अब जैसे ही होल गया, होल मतलब बेटा धन आवेश गया, होल गया मतलब बेटा धन आवेश गया, और जैसे ये धन आवेश जाएगा तो ये भी तो कोई आयन बनाएगा बेटा।
यहां शुद्धि क्या मिलाए थे आपने? पी प्रकार अर्धचालक बनाने के लिए त्रिसंयोजी एल्यूमिनियम या बेटा इंडियम की अशुद्धि मिलाए आपने। तो जब त्रिसंयोजी अशुद्धि आपने मिलाए थे और उसने क्या कर दी, एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी बेटा, एक होल बाहर चला गया, मतलब धन आवेश बाहर गया, तो उससे बेटा ऋण आयन बन गया। तो जब होल अपनी जगह से, कौन जा रहा है बेटा? होल अपनी जगह से जाएगा तो वो भी तो ऋण आयन अपने पीछे छोड़ के जाएगा, और ये ऋण आयन भी निश्चल होगा, अपनी जगह में स्थिर होगा, क्योंकि आसपास बहुत सारे परमाणुओं से घिरा है। ऐसे ही बेटा एक और होल जाएगा तो एक और ऋण आवेश, एक और होल जाएगा, जितने होल वहां जाएंगे उतने ही ऋण आवेश, ऋण आयन अपने पीछे छोड़ के जाएंगे। और ये ऋण आयन कैसे होंगे बेटा? ये ऋण आयन भी निश्चल होंगे सर, निश्चल होंगे, ठीक है, चलेंगे नहीं, अपनी जगह में स्थिर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और होल के विसरण से, विसरण मतलब बेटा आना जाना, विसरण से क्या हुआ? पी प्रकार के अर्धचालक के करीब एक ऋण आयन की निश्चल परत बन गई, और एन प्रकार के क्षेत्र में धन आयन की निश्चल परत बन गई। फिर से बेटा एक बार, इलेक्ट्रॉन तथा होल के विसरण के फलस्वरूप पी प्रकार के अर्धचालक में या बेटा पी क्षेत्र में एक ऋण आयन की निश्चल परत बन जाती है, तथा एन क्षेत्र में धन आयन की निश्चल परत बन जाती है, ठीक है। और इसी परत को बेटा हम क्या नाम देते हैं? इस परत को बेटा ये, इसे हम बोलते हैं अवक्षय परत, अवक्षय परत, या मेरे बच्चे इसे क्या कह सकते हैं? रास क्षेत्र या अवक्षय, अवक्षय, अवक्षय क्षेत्र, है ना, रास क्षेत्र, या बच्चों हम कह सकते हैं अवक्षय क्षेत्र, ठीक है। अब आखिर इसने किसका ह्रास किया सर? ह्रास करना मतलब बेटा उसका, वहां से उसको हटा देना, है ना। तो किसको हटाया सर? चल देखते हैं बेटा। तो होगा क्या, इस अवक्षय परत की एक खासियत है कि, क्या है खासियत, इस बात को भी हम समझते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। हुआ क्या, जब ये धन आयन की परत बनी बेटा और ऋण आयन की परत बनी, तो इन दोनों परतों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी दिशा धन से ऋण की ओर होगी। हमेशा बेटा विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर होगी। तो इस तरह से बच्चों धन से ऋण की ओर क्या उत्पन्न हो गया? एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र, जिसे हम ई लिख देते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे धनायन तथा ऋणायन की परतें बनने से उनके बीच में धन से ऋण की ओर अर्थात एन से पी की ओर एक विद्युत क्षेत्र, आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ये विद्युत क्षेत्र करेगा क्या सर? चलो देखते हैं बेटा। अब मान के चलो ये विद्युत क्षेत्र अच्छा खासा है, और कोई इलेक्ट्रॉन यहां से आना चाह रहा है यहां, ठीक है बेटा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा बेटा, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जाना तो चाह रहा है इस तरफ, लेकिन यहीं से होके तो गुजरेगा, कूद के थोड़ी चला जाएगा। तो यहां से जैसे बीच तक पहुंचेगा, उस इलेक्ट्रॉन में इस विद्युत क्षेत्र के कारण बेटा एक बल लगेगा। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस इलेक्ट्रॉन में एक बल लगेगा। किस दिशा में लगेगा सर? तो बेटा ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि ऋण आवेश है इसलिए इसमें विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगेगा। और बेटा ये विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल उस इलेक्ट्रॉन को वापस फेंक देगा, उस इलेक्ट्रॉन को इस जगह में टिकने नहीं देगा बेटा, रुकने नहीं देगा, वापस फेंक देगा, भगा देगा। ऐसे ही मान के चलो एक होल यहां से यहां आना चाह रहा है, उस साइड जाना चाह रहा है, लेकिन बेटा होकर ही गुजरेगा। तो मान लिया हमने एक होल है जो बेटा बीच तक पहुंचा। अब इसमें भी विद्युत क्षेत्र लगेगा, विद्युत क्षेत्र एक बल लगाएगा बेटा, और क्योंकि ये धन आवेश है इसीलिए इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है तो इसीलिए बल भी बेटा इसमें लगेगा ऐसा, और बल जब इसमें बेटा इस दिशा में लगेगा, उस बल के कारण विद्युत क्षेत्र से यहां फेंक देगा। कहने का मतलब है कि ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ये विद्युत क्षेत्र इस अवक्षय परत में या बेटा ह्रास क्षेत्र में किसी भी धन आवेश या ऋण आवेश को टिकने नहीं दे रहा, रुकने नहीं दे रहा। ये मतलब कि इस परत के कारण इलेक्ट्रॉन का यहां से वहां जाना और होल का यहां से यहां जाना मुश्किल हो गया बेटा, कठिन हो गया,
ठीक है, तो होगा क्या, ध्यान से समझो। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचा वापस आ जाएगा, जैसे ही एक होल यहां से यहां तक गया वापस चला जाएगा, और इस बीच वाले हिस्से में बेटा जैसे मैंने अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र या ह्रास क्षेत्र बोला, वहां पर कोई भी आवेश वाहक नहीं रहेगा। और क्योंकि बेटा वहां पर कोई आवेश वाहक नहीं रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि इस अवक्षय क्षेत्र में आवेश वाहकों की संख्या शून्य होगी। और बेटा क्योंकि यहां कोई भी आवेश वाहक नहीं है, आवेश का प्रवाह नहीं होगा, मतलब इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होगा। क्या बोला बेटा मैंने, इस अवक्षय क्षेत्र का जो प्रतिरोध होगा बेटा बहुत ज्यादा होगा। क्यों होगा सर, प्रतिरोध मतलब रुकावट, तो ये रुकावट ही तो बन गया है। ये इलेक्ट्रॉन को एन से पी की तरफ नहीं आने दे रहा, और बेटा होल को पी से एन की तरफ नहीं जाने दे रहा है, और ये रुकावट का काम कर रहा है। इसीलिए हम बोलेंगे कि इस अवक्षय परत के बनने के कारण, अवक्षय क्षेत्र के बनने के कारण क्या होगा बेटा, प्रतिरोध बढ़ेगा। और अवक्षय परत जितनी बेटा मोटी होगी, इसकी जो मोटाई है जितनी ज्यादा होती जाएगी, प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। क्यों सर, क्योंकि मोटाई ज्यादा होना मतलब ज्यादा हिस्से में आवेश वाहक होल तथा इलेक्ट्रॉन का नहीं जाना, मतलब बेटा ज्यादा हिस्सा ऐसा होगा जहां आवेश प्रवाहित नहीं हो पाएगा, प्रतिरोध और ज्यादा होगा। अगर यह अवक्षय परत पतली है बेटा, ह्रास क्षेत्र पतला है, इसका मतलब है कि बहुत कम क्षेत्र ऐसा है जहां आवेश वाहक नहीं है, और उस कम क्षेत्र के कारण प्रतिरोध भी कम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अवक्षय परत के बारे में सारी बातें बेटा एक एक करके समझते हैं अपन। थ्योरी आप लोग लिख सकते हैं, सारी कहानी मैंने सिस्टमेटिक समझाया, उसके बाद बेटा लिख रहे हैं अपन। जब पी प्रकार के अर्धचालक से एन प्रकार के अर्धचालकों की ओर होल का विसरण होता है, तो वह अपने पीछे ऋणायन छोड़ता है, जो अपने पड़ोसी परमाणुओं से घिरे होने के कारण निश्चल होता है। यही तो समझाया हूं बेटा मैंने। फिर इसी प्रकार आगे क्या बोल रहे हैं कि जब एन प्रकार के अर्धचालक से पी प्रकार के अर्धचालकों की ओर इलेक्ट्रॉन का विसरण होता है, तो वह अपने पीछे धनायन छोड़ता है, जो निश्चल होता है बेटा। इन निश्चल आयनों के बीच एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो आयनों के बीच के स्थान में किसी आवेश वाहक को नहीं रुकने देता है। यानी कि बेटा वो जो अवक्षय परत है वहां पर कोई भी आवेश वाहक नहीं होगा। तो कुल मिला के बेटा अवक्षय परत की अगर परिभाषा आपसे पूछी जाती है ह्रास क्षेत्र की, तो आप बड़े आराम से लिख के आ जाएंगे, पीएन संधि के दोनों ओर निश्चल आयनों से बनी परत या क्षेत्र जिसमें कोई आवेश वाहक नहीं होता है, क्या कहलाता है बेटा, अपक्षय क्षेत्र। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, अपक्षय कर लेंगे है ना, अपक्षय क्षेत्र या अपक्षय परत, यह बेटा ह्रास क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी भी परिभाषा। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस टॉपिक की है वो है रोधिका विभव। एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा, एनसीईआरटी के हिसाब से इसे हम बोलते हैं रोधिका विभव। जबकि बच्चों कभी कभी कुछ किताबों में से हम विभव प्राचीर या प्राचीर वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आगे तक बेटा चलते जाएगा ये, इसीलिए ध्यान से समझिए। हम फिर से एक बार बनाते हैं हमारे पीएन संधि को। एक तरफ तो बच्चों हमने लिया पी प्रकार का अर्धचालक, जबकि दूसरे तरफ हम ले रहे हैं क्या, एन प्रकार का अर्धचालक। थोड़ा सा चौड़ाई ज्यादा रख रहा हूं ताकि मैं अपनी बात अच्छे से ज्यादा ज्यादा जगह में समझा पाऊं। ये बेटा पी प्रकार का है, तो इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है, होल। और इक्का दुक्का मुक्त इलेक्ट्रॉन बेटा अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में है, लेकिन अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, है ना, अभी तो हम बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ एन प्रकार का अर्धचालक है, जहां पर बेटा बहुसंख्यक आवेश वाहक है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इक्का दुक्का अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल भी है, लेकिन हमें फिलहाल बहुसंख्यक की ही बात करनी है, अल्पसंख्यक की अभी कोई बात हम नहीं कर रहे हैं। अब
जैसा कि भाई साहब हम बोल करके आए हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और होल वहां जाएगा, पहले तो मैं बेटा ये लिख दूं, ये है आपका पी प्रकार का अर्धचालक, या बेटा अब हम इसे बोल दें पी क्षेत्र, ठीक है। पी प्रकार का अर्धचालक, या इसे हम बोले क्या, पी क्षेत्र, और बच्चों इसे हम बोल सकते हैं एन क्षेत्र, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, विसरण होगा बेटा, विसरण मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के इस साइड आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन, कितने भी बना लो बेटा, दो चार, ऐसा जो नहीं, जितने मैं बना रहा हूं इनके उतने ही बनाने। तो हमने बोला कि वहां से इलेक्ट्रॉन सर यहां आ गए और यहां से होल वहां चले गए, और जब ये इलेक्ट्रॉन वहां से यहां आए तब बेटा इन्होंने अपने पीछे धन आयन छोड़ा, और यह धन आयन निश्चल था, मतलब बेटा चलता नहीं था, अपनी जगह में स्थिर था। इस तरह से धन आयन की, धन आवेश की एक परत बन गई बेटा, धन आवेश की एक परत यहां पर बनके तैयार हो गई, जो कि बेटा निश्चल है, चलती नहीं है, अपनी जगह में स्थिर है। और इसी प्रकार से जब बेटा होल, इसकी बात कर रहा हूं मैं, होल की बात कर रहा हूं, होल अपनी जगह से गए तो इन्होंने अपने पीछे ऋण आयन छोड़े, जितने होल गए बेटा उतने ही ऋण आयन, और जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने ही धन आयन उनने क्या करे बेटा, अपने पीछे पीछे छोड़ के गए। और इस तरह से यहां पर ऋण आयन की, ऋण आवेश की एक निश्चल परत बनकर बेटा तैयार हो गई, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बच्चों, अब कुल मिलाकर के यहां धनावेश इकट्ठा हो गया, यहां ऋण आवेश इकट्ठा हो गया। जब यहां धन आवेश इकट्ठा हो गया बेटा, इसका मतलब यह है कि यहां का जो विभव है बेटा कैसा है, ज्यादा है। विभव जिसको हम V से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, वो कैसा है, ज्यादा है। और जबकि ऋण आयन जहां इकट्ठा होगा, ऋण आवेश जहां इकट्ठा होगा बेटा, वहां का विभव कैसा है, कम। मतलब बड़े आराम से हम कह सकते हैं इन दोनों परतों के बीच में विभव का अंतर है, यानी कि बेटा विभवांतर है। और इसी विभवांतर को बेटा हम क्या कहते हैं, रोधिका विभव, विभव प्राचीर या प्राचीर वोल्टेज। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए और देखते हैं, अलग अलग तरीके से सारी बातों को मैं बता रहा हूं, ध्यान से आप देखते चलिए, समझते चलिए। अब इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई साहब यहां पर धन से ऋण की ओर, धन आयन से ऋण आयन की ओर एक विद्युत क्षेत्र आ गया, आंतरिक विद्युत क्षेत्र ई। और ये विद्युत क्षेत्र जो है बेटा, ये कर क्या रहा है सर, ये इलेक्ट्रॉन और होल को आने जाने नहीं दे रहा है, ये रोक रहा है। किस किस को बेटा, इलेक्ट्रॉन को एन से पी की तरफ आने में, और होल को पी से एन की तरफ जाने में। कुल मिला के बेटा ये बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण को रोक रहा है। और क्योंकि बेटा ये रोकने का काम कर रहा है, आवेश वाहकों को रोकने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको नाम क्या दिए बेटा, रोधिका विभव, या विभव प्राचीर या प्राचीर वोल्टेज भी हम कहते हैं, ठीक है। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण हो क्या रहा है कि ना तो कोई इलेक्ट्रॉन यहां आ पा रहा है बेटा, अगर आ गया धोखे से तो क्या होगा, हमें पता है सर कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह में चला जाएगा। मतलब कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बेटा एन से पी की तरफ आया, इस विद्युत क्षेत्र में मना कर दिया, नहीं भाई तू वापस अपनी जगह में चले जा। और अगर कोई होल आया बेटा, अब होल आएगा तो सर कहां से कहां आएगा, पी से एन की तरफ। मान के चलो बच्चों एक होल जा रहा है पी से एन की तरफ, लेकिन जैसे ही ये होल पी से एन की तरफ आया तो वैसे ही बेटा इसमें विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगा, किस तरफ, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब कि बेटा इस तरफ। और इस होल को वापस इधर फेंक दिया, मतलब इस विद्युत क्षेत्र के आ जाने से इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आ पा रहा है, होल वहां नहीं जा पा रहा है, मतलब विसरण रुक चुका है। इसे ही हम बोलते हैं क्या बेटा, रोधिका विभव या विभव प्राचीर या प्राचीर वोल्टेज। अब इसको थोड़ा सा अपन ग्राफ के तरीके से समझते हैं। देखिए आप ध्यान से समझिए, ये बनी आपकी ऋण आयन की परत, ये है बेटा क्या, ऋण आयन की परत, और दूसरे तरफ बच्चों क्या है, ये धन आयन की परत, ठीक है। अब ऋण आयन में तो सर
विभव कैसा है, बहुत कम है। ऋण आयन में बेटा विभव तो बहुत कम है, ये हम देख रहे हैं। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे विभव में क्या परिवर्तन आता है, इस बात को बेटा हम समझना चाह रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि ऋण आयन में विभव 0 है सर, और जैसे जैसे बेटा आप धन की तरफ जाओगे विभव तेजी से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से विभव तेजी से बढ़ता चला जाएगा और एक समय में अधिकतम हो जाएगा। ये विभव जो है बेटा, विभव का जो ये अधिकतम मान हमें प्राप्त होगा बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं, विभव का ये जो अधिकतम मान प्राप्त होगा यही कहलाएगा रोधिका विभव या बेटा विभव प्राचीर या प्राचीर वोल्टेज। अब बेटा इसे हम एक नाम और देते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, बैरियर वोल्टेज। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, बैरियर वोल्टेज। बैरियर मतलब रुकावट है ना, जो आप बेटा रोड वगैरह में बैरियर लगे होते हैं वो भी समझते हो आप। तो रुकावट वाला जो वोल्टेज है, किसकी रुकावट है सर, इन होल और इलेक्ट्रॉन की, मतलब बहुसंख्यक आवेशों की जो रुकावट है वही क्या है, अपना रोधिका विभव। समझ में आया बेटा। चलिए इसे थोड़ा सा अपन लिखते हैं साथ ही साथ। ये थोड़ा सा क्या, मैंने सोचा कि अगर इसे लिख के समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से बच्चों को बात समझ में आएगी। तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि बहुसंख्यक बहुसंख्यक आवेश वाहकों, आवेश वाहकों के विसरण विसरण के फलस्वरूप, विसरण के फलस्वरूप क्या होगा बच्चों, कहां से कहां, पी से, सॉरी एन से पी की ओर। कहां बेटा, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर, क्षेत्र की ओर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है, जो क्या कर रहा है बच्चों, जो इन बहुसंख्यक आवेश वाहकों के, बहुसंख्यक आवेश वाहकों को विसरण से रोकता है, विसरण से रोकता है। मतलब बेटा जब शुरुआत हुई, जब आपने पीएन संधि बनाए, पहले तो आवेश वाहक बड़े आराम से एन से पी और पी से एन जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अवक्षय परत बनी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र आया, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और होल का आना जाना, मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहकों का आना जाना बड़ा कम होता गया, रुकते गया। ठीक है, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण, अपन परिभाषा अगर आपको रोधिका विभव की लिखनी है बेटा तो हम क्या बोलेंगे, इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न, किनके बीच में बेटा, ये भी तो हम लिखें, निश्चल परतों के बीच में, है ना, निश्चल आयनों की, आयनों की परतों के बीच, परतों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर जो क्या करता है बेटा, जो क्या करता है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों या इलेक्ट्रॉन और होल भी आप लिख सकते थे, लेकिन बेटा फिर हमें दिखाना पड़ता कि किस से किस तरफ इलेक्ट्रॉन और किस से किस तरफ होल, इसलिए हम सीधे लिख दे रहे हैं बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण को रोकता है, विसरण को रोकता है, क्या कहलाता है बेटा, रोधिका विभव कहलाता है।
ठीक है, रोकता है रोधिका विभव, या बेटा इसे हमने नाम दिया विभव प्राचीर या प्राचीर वोल्टेज कहलाता। ठीक है, अब बच्चों ये जो रोधिका विभव है, ये जो इनके बीच में विभवांतर है बेटा, इसे हम वोल्ट मीटर से नहीं नाप सकते। पहली बात आप ये नोट कर लेना कि रोधिका विभव को या बेटा विभव प्राचीर को वोल्ट मीटर से नहीं मापा जा सकता है, बात नंबर एक। फिर बेटा बात नंबर दो ये आएगी कि रोधिका विभव इस पर निर्भर करेगा। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, रोधिका विभव जो है, एक और बात सुन लें कि जो रोधिका विभव है बेटा, इसे हम लिखते हैं VB। क्यों लिखते हैं सर? क्योंकि अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं बैरियर वोल्टेज, इसीलिए VB है ना। विभव को तो हम विभव या विभवांतर को V से दिखाते हैं बेटा, और B वहां बैरियर मतलब कि रोधिका को दिखा रहा है, रोकने वाले विभव को दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं बच्चों कि किसी अर्धचालक के या बेटा किसी PN संधि के रोधिका विभव का जो मान है, का मान किस किस पर निर्भर करेगा? तो सबसे पहले बेटा ये निर्भर करेगा शुद्ध अर्धचालक की प्रकृति पर। शुद्ध बोलो या निज बोलो या अंतर बोलो, बात एक ही होगी। शुद्ध अर्धचालक की प्रकृति पर। और किस पर निर्भर करेगा सर? तो बेटा दूसरी चीज ये निर्भर करेगा जो अशुद्धि मिलाए आपने। जैसे हम बोल रहे हैं ना, एन प्रकार के लिए आप भैया फास्फोरस मिलाओ या आर्सेनिक मिलाओ, तो सर फास्फोरस के केस में रोधिका विभव अलग आएगा, आर्सेनिक में अलग आएगा। तो अशुद्धि की प्रकृति पर, ठीक है, और साथ ही साथ ये बेटा निर्भर करेगा ताप पर। ठीक है, निर्भर करता है कैसे? ताप जैसे जैसे बढ़ाते हैं बच्चों हम, रोधिका विभव का मान बढ़ते चला जाता है। ठीक है, और ये बात भी लिख ही लो बेटा, क्या ताप बढ़ाने पर रोधिका विभव का मान बढ़ता है। ध्यान रखें बच्चों, बोर्ड परीक्षा वगैरह में बड़े आसानी से ये 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अगली बात कि सर शुद्ध अर्धचालक की प्रकृति पर, मतलब बेटा तूने सिलिकॉन में PN संधि बनाया या जर्मेनियम में PN संधि बनाया, उस पर निर्भर करेगा। जैसे हम बोले 300 केल्विन ताप पर अगर सिलिकॉन के लिए आप रोधिका विभव का मान देखोगे बेटा, तो ये होगा 0.7 वोल्ट, जबकि इसी ताप पर जर्मेनियम के लिए इसका मान होगा 0.3 वोल्ट। तो बेटा क्योंकि जर्मेनियम का रोधिका विभव कम है, मतलब कि बच्चों इसमें प्रतिरोध कम होगा, यानी कि ज्यादा अच्छा अर्धचालक होगा। ये बात हम पहले भी अलग अलग तरीकों से समझ चुके हैं। अब चलिए एक बात और, ये तो हमने इसके बारे में सारी बातें कर ली। चलिए अब मैंने आपको बताया था बेटा कि ये तो होल P प्रकार में क्या है, बहुसंख्यक आवेश वाहक, और N प्रकार में इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, बहुसंख्यक आवेश वाहक। क्या P प्रकार में केवल बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होते। इक्का दुक्का अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, इक्का दुक्का बेटा, बहुत कम संख्या में। इसी प्रकार से हम देखें कि इसमें N क्षेत्र में बहुसंख्यक तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेटा इक्का दुक्का अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल भी तो होते हैं सर। तो इस प्राचीर विभव प्राचीर या प्राचीर वोल्टेज या बेटा रोधिका विभव के कारण क्या होगा सर? इनका क्या होगा? इनका बेटा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का। तो देख बेटा होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन भागा 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 यहां पहुंचा सर,
अब इस इलेक्ट्रॉन पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन भागते भागते इधर पहुंचा बेटा, तो इस पर एक बल लगेगा। किस तरफ लगेगा सर? तो बेटा हम जान चुके ये बल तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा। विद्युत क्षेत्र बेटा इधर है तो बल लगेगा इधर इलेक्ट्रॉन पर। तो यानी कि जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है वो तो भाग जाएगा बेटा, और यहां पर जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल है इनमें भी देखते हैं बेटा अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल इधर आया बेटा। अब जब आया तो इसमें भी एक बल लगेगा बेटा। किस तरफ लगेगा सर? विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा, क्योंकि ये तो धन आयन है। तो धन आवेश पर कहां लगेगा बेटा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और इस तरह से ये बड़े आराम से क्या करेगा बेटा? होल कूदता कूदता इधर आ जाएगा। मतलब कि सर रोधिका विभव से बहुसंख्यक आवेश वाहकों का आना जाना तो रुक जाता है, लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का आना जाना हो जाता है। या मैं इसको ऐसे बोलूं बेटा कि ये जो विद्युत क्षेत्र है ये इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को पकड़ के खींच लेता है, घसीट लेता है। घसीटने को बेटा हम अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रिफ्ट करना, हिंदी में बोलते हैं बेटा अनुगमन। और इस अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के अनुगमन से एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी बेटा। जब ये अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएंगे और जब ये होल इस तरफ आएंगे तो इससे एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी बच्चों, जिसे हम बोलेंगे अनुगमन धारा। बढ़िया। अब ये अनुगमन धारा की दिशा क्या होगी सर? तो देख बेटा अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे हैं तो इसके कारण धारा इस तरफ आएगी सर। होल इस तरफ आ रहा है तो होल के कारण भी धारा इस तरफ आएगी। तो जो अनुगमन धारा है बेटा ये इस तरफ होगी, यानी एन से पी की ओर। परासरण धारा कहां थी सर? परासरण धारा बेटा पी से एन की तरफ थी, लेकिन अनुगमन धारा है पी से एन से बेटा पी की ओर। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, हम अनुगमन धारा की बात करते हैं। तो अनुगमन धारा या बच्चों जैसे हम अपवाह धारा कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? आंतरिक विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से अर्धचालकों के अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक नहीं बेटा, बहुसंख्यक के कारण विसरण हुआ था, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण से क्या होता है बेटा? एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर प्रवाहित धारा अनुगमन धारा या अपवाह धारा कहलाती है। ठीक है बेटा, आती बात समझ में? अब देखिए जब शुरुआत होगी बेटा, जैसे ही आपने पीएन संधि बनाए तो प्रारंभ में तो सर अवक्षय परत बनी नहीं है, कोई रोधिका विभव नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो बड़े आराम से बेटा बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विसरण होगा। और विसरण धारा का मान मेरे बच्चों कैसा होगा? बहुत अधिक होगा। किससे? अनुगमन धारा से। विसरण धारा का मान अधिक होगा बेटा, विसरण धारा का मान अधिक होगा। किससे? अनुगमन धारा से, यानी अनुगमन धारा कम होगी। क्यों होगी सर? क्योंकि बेटा अनुगमन धारा तो किसके कारण आ रही है? आंतरिक विद्युत क्षेत्र के, और प्रारंभ में आंतरिक विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, क्योंकि अभी तो अपक्षय परत बनी ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे विसरण होते जाएगा विसरण धारा कम होते जाएगी। क्यों बेटा? क्योंकि विसरण बेटा रुकते चला जाएगा। जैसे जैसे विसरण होगा वैसे वैसे अवक्षय परत, ये बेटा ह्रास क्षेत्र का निर्माण होगा, और अवक्षय परत के निर्माण होने से आंतरिक विद्युत क्षेत्र आएगा, और उससे इन बहुसंख्यक आवेशों का विसरण रुक जाएगा, कम हो जाएगा। और उससे जो विसरण धारा होगी वो क्या होगी बेटा? घटने लगेगी। तो कुछ समय पश्चात क्या देखने को मिलेगा बच्चों? हमें देखने को मिलेगा कि जो विसरण धारा है वो बेटा धीरे धीरे कम होगी। पहले बहुत ज्यादा थी, धीरे धीरे घटेगी। ऐसा नहीं कि अनुगमन से कम हो जाएगी, ये बात ध्यान रखें बेटा, घटेगी। और अनुगमन धारा धीरे धीरे बढ़ेगी। अनुगमन धारा धीरे धीरे बढ़ेगी, और एक समय आएगा बेटा, एक निश्चित समय अंतराल के बाद कभी ना कभी इस विसरण धारा का मान
विसरण धारा का मान बेटा बराबर हो जाएगा किसके? अनुगमन धारा के। और जैसे ही बेटा विसरण धारा और अनुगमन धारा का मान बराबर हो जाएगा तो इस स्थिति को हम कहेंगे बच्चों क्या? इस स्थिति को हम बोलेंगे संतुलन स्थिति या साम्यावस्था। इसे ही हम बोलेंगे बेटा संतुलन स्थिति या बेटा हम इसे नाम देंगे क्या? साम्यावस्था। या इसे कई बार हम शांति काल भी कह सकते हैं, है ना, लेकिन इतना पर्याप्त है बेटा। ठीक है। अब जब विसरण धारा और अनुगमन धारा बराबर है, संतुलन की स्थिति है, तो कुल धारा कितनी होगी सर? देख बेटा, विसरण धारा जा रही है P से N की तरफ, अनुगमन धारा जा रही N से P। एक धारा इस तरफ जा रही और एक धारा इस तरफ, दोनों धाराएं बेटा एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, तो कुल धारा कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी बेटा। इसीलिए हम बोलेंगे कि यहां पर परिणामी धारा संतुलन की स्थिति में पीएन संधि पर परिणामी पीएन संधि में परिणामी धारा कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों? ये हो जाएगी 0। ठीक है, यानी कि आपका अर्धचालक में से कोई विद्युत धारा, पीएन संधि में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है बेटा, इतनी बातें जब हमने कर लिए हैं तो चलिए एक छोटी सी बात और बताता हूं आखिरी में। पीएन संधि डायोड, ये डायोड मतलब क्या होता है बेटा? पीएन संधि डायोड का मतलब क्या है? तो बेटा थोड़ा सा आप समझें कि जैसे आपके घर में स्विच होगी बेटा, बटन होंगी जिससे आप क्या करते होगे, कोई भी बेटा विद्युत उपकरण को बंद चालू करते होगे। उसमें क्या है, कहानी क्या है बेटा उसमें, कि एक तरफ दबाते हैं, मतलब कि एक दिशा में धारा प्रवाहित होती है, दूसरी दिशा में धारा प्रवाहित नहीं होती। एक तरीके में धारा जाएगी, दूसरे तरीके में धारा रुक जाएगी। तो बेटा इसको ही बोलते हैं हम डायोड। तो क्योंकि पीएन संधि होने पर दो धाराएं हैं बेटा, विसरण धारा और अनुगमन धारा। विसरण धारा किसके कारण है सर? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों, सॉरी बेटा, विसरण धारा है बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण और अनुगमन धारा है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। ठीक है, तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक तो बहुत कम होते हैं सर, और अगर अल्पसंख्यक आवेश वाहक बहुत कम है तो उनके कारण जो धारा आएगी वह भी बहुत कम होगी, और बहुत कम होने के कारण हम उसे नगण्य मान सकते हैं बेटा। मतलब हम बोल रहे हैं कि जो विसरण धारा है ये तो सर अच्छी खासी है, क्योंकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक बहुत ज्यादा है, तो विसरण धारा का मान बहुत 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 ज्यादा है किससे बेटा? अनुगमन धारा से। और क्योंकि सर अनुगमन धारा बहुत कम है, अतः इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे बेटा हम नगण्य मान सकते हैं। और अगर मैं अनुगमन धारा को नगण्य मान लूं तो मैं कह सकता हूं बेटा कि धारा P से N की तरफ तो जाएगी। विसरण धारा कहां से कहां जाती है बच्चों? ये बात भी लिख देता हूं मैं। विसरण धारा जाती सर P से N की तरफ, और अनुगमन धारा जाती है सर N से P की तरफ। लेकिन ये धारा नाम मात्र की है, नगण्य है, इसे आप भूल जाओ बेटा। भूल जाओ मतलब परिभाषा मत भूल जाना, नहीं तो बोर्ड परीक्षा में क्या लिख के आओगे। भूल जाओ मतलब इसे आप अभी कुछ देर के लिए अलग करो। तो हम बोल रहे हैं कि केवल विसरण धारा है, यानी कि P से N की तरफ तो धारा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन N से P की तरफ नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा। यानी कि एक दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे में नहीं हो रही। यानी कि बेटा ये एक स्विच की तरह काम करेगा। स्विच में क्या होता है, जैसे ही ऑन करे आपने बटन, तो बेटा स्विच को ऑन करते हैं हम, तो क्या होगा बच्चों? तो सर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ऑफ करे तो नहीं होगी, यानी एक तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होगी, एक तरफ नहीं होगी सर। इसके आधार पर एक बात मैं बोल सकता हूं बेटा कि पीएन संधि जो है ये किसकी तरह है बच्चों? स्विच की तरह व्यवहार करती है, स्विच की तरह व्यवहार करती है। ठीक है बेटा, तो क्योंकि बेटा ये स्विच की तरह व्यवहार कर रही है, इसीलिए, और इसमें कितने दो सिरे हैं,
दो मतलब डाई, इसीलिए बेटा इसे बोला जाता है पीएन संधि डायोड। तो आज से हम पीएन संधि को बेटा जब अपने विद्युत उपकरणों में उपयोग करेंगे तो इसे पीएन संधि नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे पीएन संधि डायोड, है ना। स्विच की तरह व्यवहार करती है तथा इसमें दो टर्मिनल होते हैं, तथा इसमें दो टर्मिनल होते हैं, अतः इसे क्या कहते हैं बेटा हम, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है बेटा, बढ़िया। अब जैसे बेटा हमने अभी तक इतनी सारी फिजिक्स में हर चीज के लिए कोई ना कोई बेटा चिन्ह बनाया है, जैसे जैसे सर प्रतिरोध हम दिखाते हैं कुछ इस तरह से, जैसे बेटा हम संधारित्र को दिखाते हैं इस तरह से, सेल को या बैटरी को बेटा इस तरह से दिखाते हैं, उसी प्रकार पीएन संधि को या पीएन संधि डायोड बोलो बेटा। तो पीएन संधि डायोड को कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। अभी अभी हमने बनाया था, कैसे बना रहे थे बेटा हम, ये बना रहे थे एक हम इस तरह का एक लेते थे शुद्ध अर्धचालक, उसमें बच्चों आधा हिस्सा किसका, आधा हिस्सा होता था पी प्रकार का, और बाकी का आधा हिस्सा बच्चों किसका होता था, एन प्रकार का, और बीच में होती थी अवक्षय परत। पी प्रकार मतलब यहां पर होल 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 होते थे बेटा ज्यादा संख्या में, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते थे होल, और इक्का दुक्का अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते थे बेटा इलेक्ट्रॉन। और जबकि यहां पर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते थे इलेक्ट्रॉन, और जबकि इक्का दुक्का अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते थे क्या बेटा, होल, इक्का दुक्का होल भी थे, ठीक है। और बीच में जो एन प्रकार था वहां पर बेटा धन आवेश की परत बनी थी, धन आवेशित आयनों की, और जो पी प्रकार था वहां ऋण आवेशित आयनों की परत बनी थी, और इसको अवक्षय परत, इसकी चौड़ाई हम कुछ डी बोल देते हैं बेटा, है ना। अवक्षय परत जो है इसकी चौड़ाई हम कितनी मान लेते हैं बेटा, डी। ये वाली जो अवक्षय परत की चौड़ाई है इसे हम क्या मानते हैं बेटा, डी, ठीक है। तो एक और बात सुन लो जाते जाते बेटा, जो विभव प्राचीर है वीबी, अगर ये कोई पूछ ले बेटा कि क्या होगा, कभी निकालने को आ जाए कोई न्यूमेरिकल वगैरह, तो कैसे निकालते हैं, तो बेटा इसका सिंपल सा सूत्र होगा ई, ई मतलब बेटा विद्युत क्षेत्र इंटू डी, डी मतलब ये जो विभव प्राचीर है इसका, इसकी बेटा क्या चौड़ाई, ठीक है, सॉरी अवक्षय परत की चौड़ाई बेटा। V मतलब है विभव प्राचीर, E मतलब है जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र, और D मतलब क्या है बच्चों, अवक्षय परत की चौड़ाई, है ना। तो फिलहाल लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया, बताने तो कुछ और जा रहा हूं, चलिए देखते हैं वो भी अपन। तो इसमें बेटा देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब हम इतना बड़ा झमेला हर बार थोड़ी बनाएंगे सर, इसको बेटा हम सिंपल एक तरीके से दिखाएंगे, एक ऐसा तीर बनाएंगे बेटा त्रिभुज के आकार का, ठीक है बच्चों, एक तीर बनाएंगे, और इस तीर पर एक ऐसी डंडी बनाएंगे बेटा, और ऐसा बनाएंगे। तो आज से बच्चों इसे हम ऐसा ना बना करके ऐसा बनाएंगे। इसमें जो त्रिभुज है इसका बेटा आधार पी प्रकार को दिखाएगा, और जो ये डंडी है बेटा ये दिखाएगी एन प्रकार को, और पी और एन के बीच में जो धारा है वो इस तरफ जाती है, ये एरो दिखाएगा बेटा, ये एरो दिखा रहा है कि जो विसरण धारा है, विसरण धारा, या अब केवल बेटा मैं धारा भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो जो विसरण धारा है पी से एन की तरफ जाएगी, ये एरो यही दिखाएगा। आज से आप इतना बड़ा ना बना करके बेटा केवल ये बना करके भी इसको दिखा सकते हैं। तो ये था बेटा पीएन संधि डायोड, लेकिन अभी डायोड कंप्लीट नहीं हुआ है। डायोड को कैसे परिपथ में जोड़ा जाए, मतलब बेटा इस पीएन संधि को कैसे परिपथ में जोड़ा जाए, ये हमें सीखना है, जो कि हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। इतनी सारी बातें सब आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, और बेटा अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।